AI Generative AI. Artificial intelligence. आज सभी की जुबान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चढ़ा हुआ है। कोई कह रहा है एआई सीख लो, यही फ्यूचर है। AI is slowly leading us to a K-shaped economy where 20% of job skills will become 10 times more productive and 80% of job skills will become simply outdated. तो कोई एआई के खतरे से सभी को सावधान कर रहा है। And another is that like just this sort of AI amplification of current dynamics in our memetics just become more powerful, that we develop sort of hyper stimuli that hijack our minds. विश्व के जॉब मार्केट को डिसरप्ट मतलब हिलाकर रख दिया है। शिक्षा से लेकर सिक्योरिटी तक, कृषि से लेकर यातायात तक सभी सेक्टर यही राग अलाप रहे हैं। पर क्या ये एआई एक अलादीन का जिन है जो चिराग घिसते ही बाहर आ गया है, या फिर धीरे धीरे इसने अपने आप को विकसित किया और आज ये भीमकाय रूप ले चुका है? पर आखिर कैसे शुरू हुआ एआई रेवोल्यूशन? इसके लिए हमें 1950s में लौटना होगा। इस समय कंप्यूटिंग मशीन बस एक बड़े आकार के कैलकुलेटर हुआ करते थे। इसी दौरान एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावना की कल्पना कर ली। दूसरे विश्व युद्ध में जब कंप्यूटिंग बहुत हद तक मनुष्य के मस्तिष्क पर निर्भर थी, ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने ऐसी मशीन बनाने की तैयारी कर ली थी जो अपनी प्रोग्रामिंग से भी आगे निकल जाए। ट्यूरिंग की यह सोच थी कि कुछ ऐसी कोडिंग की जाए जो अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम तो करे पर अपने सीमित फंक्शंस यानी क्रियाओं से भी आगे निकल जाए। सिंपल अर्थ में एक ऐसा कंप्यूटर जो इंसान की तरह सोचना शुरू कर दे। ट्यूरिंग ने इसके लिए एक मशीन तैयार की जिसका नाम उन्होंने द इमिटेशन गेम रखा। इस मशीन से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं डेवलप कर पाए, पर हिटलर के एनिग्मा कोड को ब्रेक करने में जरूर कामयाब रहे। एनिग्मा वो कोड था जिससे हिटलर की सेना गुप्त संदेश भेजा करती थी। 1956 में डार्टमथ कॉलेज के गणित प्रोफेसर जॉन मैकार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई कि क्या हम थिंकिंग मशीन्स बना सकते हैं। इसलिए जॉन मैकार्थी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडिंग फादर माना जाता है। मैकार्थी ने ही पहली बार इसी कॉन्फ्रेंस में यह वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 70 का दशक शुरू होने से पहले 1966 में MIT के कंप्यूटर साइंटिस्ट जोसेफ वाइजनबॉम ने दुनिया का पहला चैटबॉट बनाया जिसका नाम था एलिजा। यह चैटबॉट क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम था। वाइजनबॉम का चैटबॉट इतना इफेक्टिव था कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी इंसान से बात कर रहे हैं। जब भारत में स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी जा रही थी, ठीक उसी दौरान स्टैनफोर्ड रिसर्च इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था शेकी। उस समय हम लोग यहाँ ये कर रहे थे। शेकी ऐसा रोबोट था जिसमें सेंसर और कैमरा लगे ताकि वो विभिन्न जगहों पर अपना रास्ता ढूंढ सके। आज के रोबोट्स के मुकाबले में शेकी खिलौना था। शेकी ने चीजों के विजुअलाइजेशन और रूट खोजने जैसी क्षमता कुछ हद तक विकसित कर ली थी। पश्चिमी देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आगे ले जाने के लिए 1980 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना, लेकिन 1974 में मैथमेटिशियन सर जेम्स लाइटहिल ने एआई पर हो रहे रिसर्च की एक आलोचनात्मक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा कि एआई पर आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो रहा है, तो लिहाजा फंड्स कट कर दिए जाए। इसलिए 1974 से 1990 के काल को एआई विंटर या सुखाड़ कहते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने एआई पर अपना शो जारी रखा। अर्नस्ट बिकमेंस ने जर्मनी में 1986 में पहली बार बिना ड्राइवर वाली कार बना दी। वहीं 1996 में IBM ने डीप ब्लू सिस्टम बनाया जो कि चेस खेलने वाला एक प्रोग्राम था। डीप ब्लू ने उस समय के मशहूर चेस खिलाड़ी गैरी कैस्परोव को 6 में से 1 गेम में हरा दिया था। सन 2000 से 2019 एआई की दुनिया में फिर से क्रांति लेकर आया। डॉक्टर सिंथिया ब्रेजिल ने एक सोशल रोबोट बनाया जिसका नाम था किस्मत। उन्होंने बताया कि किस्मत ह्यूमन इमोशंस को कॉपी करके व्यक्त कर सकता है। वहीं IBM को फिर से चुल मची तो उन्होंने 2011 में US क्विज शो जेओपार्डी से टक्कर लेने के लिए DQA बना डाला जिसमें पूरी दुनिया का इंसाइक्लोपीडिया डाटा फीड किया गया था। इसका नाम था वॉटसन क्योंकि आगे जाकर ये सभी वाट लगाने वाला था। मामू लेट जा, तेरी तो वाट लग गई है। उसके बाद 2011 में एप्पल ने अपने आईफोन में एक वर्चुअल असिस्टेंट डाला जिसका नाम था सीरी। कंपटीशन में अमेज़न ने भी अपना वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा गया एलेक्सा। 2011 में जब हमारे टेलीविजन पर पवित्र रिश्ता चल रहा था, USA में एक धमाकेदार शो लॉन्च हुआ जिसका नाम था पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैरोल्ड फ्लिंच एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करता है जो सभी मशीन्स और कैमरा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भेज सके ताकि टेररिस्ट अटैक्स को रोका जा सके। 2012 में जेफरी हिंटन ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स रखा। यह ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसे ह्यूमन ब्रेन्स के हिसाब से डिजाइन किया गया था। हिंटन के काम को बाद में डीप लर्निंग का नाम दिया गया। जेफरी ने 2023 में अचानक गूगल से रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको यह एहसास हो गया था कि उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए
मुसीबत बनने वाला है। And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. यही बात 2018 में इतिहासकार युवल नोआ हरारी भी कर रहे थे। AI can help us in many ways to overcome the ecological crisis, or it can make it far, far worse. लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैम एल्टमैन अपनी एआई रिसर्च कंपनी ओपन एआई में जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जीपीटी बना रहे थे, जिसको उन्होंने 2020 में डेवलप किया। 2022 में ओपन एआई ने एआई चैटबॉट चैट जीपीटी बनाया, जिसमें बिलियंस ऑफ डाटा फीड किया गया था। इसके तुरंत बाद गूगल ने भी बार्ड एआई और आगे चलकर जेमिनी एआई लॉन्च किया और 2025 में एंट्री हुई चाइना के डीप सीक एआई की। आज एआई बुलंदियों को छूता जा रहा है। आज यूट्यूब खोलो नहीं कि यह देखने को मिलता है। 42 lakhs per annum. And what do you do? I'm an AI tools and ChatGPT expert. तो चलो अब मैं भी चला 42 लाख सालाना कमाने चैट जीपीटी सीख कर। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।